अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर की, जो कि फरवरी मंथ के। तो फरवरी मंथ के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर पे चर्चा करते हैं। और देखिए, ये जो सेशन है, आपको पता है कि फरवरी, जनवरी, नवंबर, दिसंबर इनके करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाएंगे। पिछले 6 से 8 महीने तक का करंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू करते हैं और क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबलेंका, इगा स्टायोटेक, नाओमी ओसाका, एलेना रायबाकिना। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एकल पुरुष और एकल महिला दोनों के आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं बात करूं कि पुरुष एकल का या महिला एकल का, तो महिला एकल का खिताब तो एलिना रायबैकिना के द्वारा जीता गया है। और ये जो एलिना रायबैकिना है, ये जो है कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। तो ये कजाकिस्तान की। आजकल जो है अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं खेल में, तो उप विजेता भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उप विजेता कौन है? एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका जो है वो इसमें क्या है जी? उप विजेता है। अब हम महिला एकल के बाद पुरुष एकल की बात कर लेते हैं। तो पुरुष एकल का जो खिताब है, पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता गया है जी कार्लोस अल्कारेज के द्वारा। कार्लोस अल्कारेज। ये कहां के हैं? स्पेन के। ये स्पेन के, ठीक है। उप विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। तो उप विजेता है जी पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच। ये कहां के हैं? सर्बिया के। सर्बिया के। अभी हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पढ़ा था जब जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा था, याद है? तो वहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। तो दोनों अपने को ध्यान रखना है। पहले अब आपको ये बताना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 ये टेनिस टूर्नामेंट है। और ये जो टेनिस टूर्नामेंट है ये वर्ष में 4 होते हैं। तो वर्ष में 4 टूर्नामेंट होते हैं और इनके लिए एक ट्रिक है, अफवाह। पहला है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा है जी फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलटन ओपन और चौथा है जी अमेरिकन ओपन। तो ये 4 होते हैं टेनिस टूर्नामेंट एक साल में। और इनमें से अभी जो शुरुआत वाला होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और लास्ट वाला जो होगा वो अमेरिकन ओपन होता है। महिला सिंगल का अवार्ड हमने देख लिया। और इन्होंने जो है बेलारूस की एरिना सबलेंका को हराकर ये अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है, 2005 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद में की नेस्ट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और तुर्की। भाई हाल ही में जो है जो प्रधानमंत्री थे पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान इनको वहां की जो संसद है जिसे कीनेस्ट कहा जाता है उसको संबोधित करने का जो है मौका मिला था और इन्होंने उसका संबोधन भी किया है। तो सही आंसर क्या है जी? इजराइल, यानी सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। देखिए, अभ्यास से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं जो बहुपक्षीय भी होते हैं, द्विपक्षीय भी होते हैं, त्रिपक्षीय भी होते हैं। तो अभी फरवरी में यदि हम बात करें तो ये धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है उसका 7वां संस्करण जारी किया गया था। तो ये इसका 7वां संस्करण था। कब से कब तक था? तो 24 फरवरी से लेके
7 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया गया। क्या है ये? तो ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास, जो कि दो देशों, एक भारत और एक जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य आयोजित किया गया है। ये जो अभ्यास है वो 2026 वाला कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजन किया गया है चौबटिया में। तो चौबटिया उत्तराखंड भारत में इसका आयोजन किया गया। तो अगर इस बार भारत में आयोजन किया गया है तो अगली बार जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा जी? जापान में होगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो आतंकवाद विरोधी अभियान है वो अर्ध शहरी वातावरण जो है उसको मजबूत बनाने के लिए सेनाओं के सामंजस्य को बढ़ावा देना। तो भारतीय थल सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है वो इसमें भाग लेगी, यानी शहरी स्तर पर क्षमता को टेस्ट करने के लिए ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो सही आंसर है जी जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई अभी हाल ही में जो है आपको ध्यान रखना है, नीदरलैंड के साथ हमने हाइड्रोजन फेलोशिप शुरू की गई है। और ये हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम में होगा क्या? तो भाई जो हरित हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है ना, उनका रिसर्च डेवलपमेंट और एक्सपर्टीज पे काम किया जाएगा। तो हरित हाइड्रोजन तकनीकों के अनुसंधान, विकास, शोध आदि से संबंधित कार्य यहां पर किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो पहल है भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नीदरलैंड के गोंगियन विश्वविद्यालय के सहयोग से की जा रही है। तो इस तक में एक तो भारत है, तो भारत और नीदरलैंड, नीदरलैंड और भारत का कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और नीदरलैंड का जो विश्वविद्यालय है ध्यान रखना वो क्या है? ग्रोनियन विश्वविद्यालय। तो ग्रोनियन विश्वविद्यालय और भारत की जो है 19 आईआईटीज जो है वो इसमें सहयोग कर रही है। और नीदरलैंड में ये फेलोशिप हमने की है। तो नीदरलैंड के साथ इस फेलोशिप का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ जी, तो अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? नॉर्वे, इटली, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी। तो हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक 2026। देखिए ओलंपिक कोई भी हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो चाहे ग्रीष्म ओलंपिक हो, ओलंपिक हमेशा 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। अभी जो ग्रीष्म शीतकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन कहाँ किया गया? मार्लेनो कार्टिना। तो मिलानो कार्टिना में, मिलानो कार्टिना इटली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है जी। और ये जो आयोजन किया गया है इसमें पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है जी? नॉर्वे के द्वारा प्राप्त किया है। और नॉर्वे ने जो है कुल यहाँ पर 41 पदक अपने नाम किए हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे 41 पदक के साथ। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरा स्थान है अमेरिका का। और अमेरिका जो है उसके द्वारा कुल 33 पदक यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। जबकि तीसरे स्थान पर है जी इटली। तो तीसरा स्थान है इटली का और इटली के द्वारा जो है कुल 30 पदक यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। भारत की स्थिति की भी बात कर लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है इसमें। तो ध्यान रखना भारत ने इसमें कोई पदक प्राप्त नहीं किया है। तो भारत ने कोई पदक प्राप्त नहीं किया है, पदक प्राप्त नहीं किया है। तो कहीं ऑप्शन में 10वां 12वां 15वां भी हो तो मत लगाना, ये नहीं है। यहाँ पर हमारे जो है भारत की ओर से 2 एथलीट शामिल हुए थे।
शीतकालीन ओलंपिक में। एक आपको ध्यान रखने हैं, आरिफ खान और एक स्तानजिन, ठीक है। तो स्तानजिन और आरिफ खान, ये दो खिलाड़ियों ने भाग लिया था और दोनों में से कोई भी पदक नहीं जीता, और हमने यहाँ एक भी पदक नहीं जीता है, तो नॉर्वे इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म भारतीय फिल्म ने जीता है। जूटोपिया 2, लिलो एंड स्टिच, बुंग और आर्को। तो ये बाफ्टा अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बाफ्टा अवार्ड जो है फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है, फिल्म क्षेत्र के पुरस्कार है बाफ्टा अवार्ड। और बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल व पारिवारिक फिल्म, सर्वश्रेष्ठ बाल व पारिवारिक फिल्म, पारिवारिक फिल्म का जो अवार्ड है वो बुंगो ने जीता है। किसने जीता है जी? बुंगो ने जीता है। और बुंगो जो है भारतीय फिल्म है। बुंगो क्या है जी? भारत की फिल्म है जिसने ये अवार्ड जीता है। और जो है मणिपुरी फिल्म है जिसने ये पुरस्कार जीता है, पहली मणिपुरी फिल्म है जिसने ये जीता है। निर्देशन क्या किसने किया है? तो लक्ष्मी प्रिया। तो इसके निर्देशक है लक्ष्मी प्रिया, निर्देशक है जी लक्ष्मी प्रिया। और ये जो है मणिपुरी फिल्म है, मणिपुरी फिल्म है और इसने ये अवार्ड जीता है। और पहली मणिपुरी फिल्म है जिसने ये है अवार्ड जीता है। फरहान अख्तर जो है इसके मुख्य कलाकार थे। तो फरहान अख्तर को ध्यान रखना है। इसके अलावा जब अब अवार्ड्स की बात करते हैं तो अवार्ड में इसी साल दिए गए थे ग्रेमी अवार्ड, ठीक है। तो फरवरी में एक और अवार्ड दिए गए थे, इसका आंसर तो सी है, ग्रेमी अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स। और ये भी एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ग्रेमी अवार्ड 2026 की बात कर लेते हैं। ये ग्रेमी अवार्ड जो है 1 फरवरी 2026 को दिए गए थे लॉस एंजल्स में, ठीक है। तो 1 फरवरी 2026 को लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए थे, लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए थे। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर कौन मिला था? तो डेबी टीयर मास फोटोज के लिए बैड बनी को दिया गया है। तो एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये संगीत के अवार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बैड बनी को दिया गया है। किसको? बैड बनी, बैड बनी को दिया गया है। और किस क्षेत्र के अवार्ड होते हैं? तो भाई ये संगीत क्षेत्र के अवार्ड है, ग्रेमी अवार्ड। जबकि बाफ्टा अवार्ड जो है फिल्म क्षेत्र या टेलीविजन क्षेत्र के अवार्ड है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो ये केड्रिक लैमर को और एसजे को दिया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये किसको दिया है? तो दो नाम ध्यान रख लेना। एक ध्यान रखना है अपने को केड्रिक लेमर, क्रेड्रिक लेमर, लेमर। और एक है जी SZA, ठीक है, SZA। इन दो को ये पुरस्कार दिया है। उनका गाना था लूथर, उसके लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दी मिला है? बिल्ली आइलिश को, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, और ये मिला है बिल्ली आइलिश को, बिल्ली आयरिश को, बिल्ली आयरिश को ये अवार्ड मिला है। तो इन सबको भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा बात करें तो न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जो मिला है वो ओलिविया डीन को दिया गया है। तो ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत क्षेत्र के पुरस्कार हैं जो अभी दिए गए हैं म्यूजिक क्षेत्र में, और अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं 1959 से। तो कुछ भी देखो पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों अवार्ड इंपॉर्टेंट थे और दोनों अवार्ड के बारे में मैंने आपसे यहाँ पर चर्चा कर ली है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख रहे हैं। अगला प्रश्न, फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैक्सस कार्लसन, नॉर्डिब्रेक, अब्दुल सतारोव, फेवियोना कारोवाना, अर्जुन एरिगेसी। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला, फेडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? और ये चैंपियनशिप तो ध्यान रखना कार्लसन, मैग्नस कार्लसन के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। ये कहाँ आयोजित हुई है? तो 13 से 15 फरवरी को
इसका आयोजन किया गया था। कहाँ जी? जर्मनी में। तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था और कार्ल मैक्सन जो है वो जीते हैं। और इसके उप विजेता कौन है? तो उप विजेता को भी ध्यान रखना। और उप विजेता है जी अमेरिकी के हैं जी फेबियोना कोरून। तो जो फेबियोना कोरुआना है ना, फेबियोना कोरुआना, कोरुआना, और ये कहाँ के हैं जी? अमेरिका के हैं। और इन्होंने जो है ये हार गए हैं किससे फाइनल में? तो कार्ल मैक्सन के द्वारा। ठीक है। और ये जो है फीडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप पहला था जिसको इस में वर्ल्ड कप माना गया है। वैसे कार्ल मैक्सन का ये जो है 22वां विश्व खिताब था। ठीक है। तो 22 विश्व खिताब ये जीत चुके हैं। और ये भी शतरंज का ही एक खेल है जिसमें चेस 960 भी कहा जाता है। तो सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? पवन 1, हेवन 1, स्काई 1, सॉक 1 पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि हेवन 1 क्या है। तो आप ध्यान रखना हेवन 1 क्या है। तो हेवन 1 जो है पहला प्राइवेट स्टेशन, पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है। ठीक है जी। तो ये क्या है? पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है पूरी दुनिया का। और ये जो है अमेरिका स्थित एक स्टार्टअप है, वास्ट स्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका विकास किया गया है वास्ट स्पेस कंपनी अमेरिका के द्वारा। वास्ट स्पेस कंपनी अमेरिका के द्वारा इसको विकसित किया गया है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन है, अमेरिका की कंपनी ने इसे विकसित किया है। और इसका निर्माण और असेंबली कोलंबिया में हुई है। और जो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखना हेवन 1 क्या है, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास खंजर 13 कहाँ आयोजित किया जाएगा? लेह लद्दाख नहीं है, ये लेह लद्दाख है जी, लेह नहीं है। लेह लद्दाख, पोखरा नेपाल, देहरादून उत्तराखंड, मिसा मोरी असम। तो ये जो एक बार अभी हमने अभ्यास पढ़ा था धर्म गार्जियन, अगला है जी हमारा कौन सा? खंजर। और खंजर क्या है? तो ध्यान रखना ये भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ध्यान रखना संयुक्त सैन्य अभ्यास है खंजर। और किन दो देशों के बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। भारत और किर्गिस्तान के मध्य इसे आयोजित किया गया है। आयोजन कब किया गया है? तो ध्यान रखना 5 से 17 फरवरी 2026 को। और कहाँ किया गया है? तो मिसा मोरी असम में। मिसा मोरी असम में इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास का नाम है जी खंजर। तो खंजर पूछा जाएगा। और ये जो है काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी के तहत किया जा रहा है। 13वां एडिशन है जो कि 7 से लेके 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पहली बार 2011 में आयोजित किया गया था। तो सही आंसर है जी मिसा मोरी असम। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 31 जनवरी, 3 फरवरी। तो बताओ भाई विश्व आर्द्र भूमि दिवस, पहले बताओ आर्द्र भूमियां क्या होती है, क्योंकि आर्द्र भूमियों से भी देखो प्रश्न पूछा जाता है। तो आर्द्र भूमि से पहले बता दो फटाफट से ये आर्द्र भूमि क्या है। तो देखो हर साल 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं जी? क्योंकि ध्यान रखना इस दिन हुआ था रामसर कन्वेंशन। तो भारत के द्वारा ये रामसर कन्वेंशन अपने को ध्यान रखना है। और रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन, ये कन्वेंशन ईरान में, ईरान का शहर है रामसर में जो है 2 फरवरी 1972 को आयोजित किया गया था। इसीलिए हम इस दिन को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो रामसर कन्वेंशन था उसी के तहत एक एग्रीमेंट किया गया था रामसर साइट्स घोषित करने के लिए।
तो इसके तहत रामसर साइट घोषित की जाती है ऐसी आर्द्र भूमियों को जिन्हें आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो आपकी आर्द्र भूमियां होती है उनको रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर साइन भी किए थे। तो हर साल जो है 2 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं। इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये वेटलैंड्स और बायोडाइवर्सिटी को बनाने के लिए आयोजित किया जाता है जिससे उसके बारे में जागरूकता लाई जा सके। दिसंबर 2025 तक हमारे यहाँ वेटलैंड की संख्या या जो रामसर साइट है वो कितने हो गए हैं जी, 96 हो चुके हैं। तो रामसर कन्वेंशन ध्यान रखना है 1972 नहीं जी, 1971। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इस पर हस्ताक्षर किया गया था और भारत ने जो है 1982 पे इस पे हस्ताक्षर किए थे। इंडिया के, राजस्थान के दोनों के वेटलैंड्स ध्यान रखना, लेटेस्ट वाले पूछे जा सकते हैं। 2 जो है वेटलैंड सिटी भी बनाई गई है, एक उदयपुर और एक इंदौर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है सिलीसेट को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दिवस के बारे में और प्रश्न देखें तो भाई 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 13 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। और ये राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हमारी सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत की कोकिला भी कहते हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, सरोजनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसके अलावा एक और दिवस आता है यहाँ पर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस। तो तीनों दिवस ध्यान रखना फरवरी के इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है जी, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? रियाद, नई दिल्ली, दुबई और मस्कट। ये क्या है जी? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है इसका आयोजन 3 से लेके 5 फरवरी 2026 को किया गया है। और ये जो आयोजन है वो किया गया है कहाँ? तो आप ध्यान रखना दुबई में। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। और ये इसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। और सरकार, ये हर साल होता है, दुबई में होता है। पहली बार 2013 में आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या है कि भाई सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है या इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसको हम बढ़ावा दे, उसके लिए इसे आयोजित किया जाता है। थीम क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स की, भाई जो फ्यूचर की गवर्नमेंट्स हैं उनको हमें आकार देना है। जो है 60 से ज्यादा जो देश है वो इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। इसके साथ एक और ध्यान रखना, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन। तो 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2026। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित हुआ? अदिस बाबा में। कब हुआ? 14 से 15 फरवरी 2026 को अदिस बाबा में। और अदिस बाबा जो है वो इथियोपिया की राजधानी है। तो अदिस बाबा इथियोपिया में इसका आयोजन किया गया अफ्रीकी संघ का, ठीक है। और अफ्रीकी संघ का 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन है। इस अफ्रीकी संघ की स्थापना जो है 2002 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। विदेश में और चर्चा करते हैं भैया, रूस का ध्यान रखना। और रूस में जो है हाल ही में व्हाट्सएप को बैन कर दिया गया है। तो व्हाट्सएप पर बैन या प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसके द्वारा? रूस की सरकार के द्वारा। कारण क्या है? क्योंकि वो रूस के जो कानून है, जो डेटा प्राइवेसी के जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब भाई इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर जो है सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सही आंसर क्या है जी? दुबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में देविका सिंहा ने अपना पहला
BWF सुपर 30 खिताब किस टूर्नामेंट में जीता है? थाईलैंड मास्टर्स, मलेशियाई मास्टर, इंडिया ओपन, ऑल इंग्लैंड ओपन। तो भाई कौन है देविका सिहाग, पहले ये ध्यान रखना। और ये है जी भारतीय शटलर है देविका सिहाग। और जो देविका सिहाग है उन्होंने फरवरी में आयोजित थाईलैंड मास्टर के फाइनल में अपना खिताब जीता है। तो फरवरी 2026 में आयोजित किया गया है थाईलैंड मास्टर्स, ठीक है, कहां पर? बैंकॉक में। तो थाईलैंड मास्टर्स जिसका आयोजन बैंकॉक में हुआ है, बैंकॉक में जिसका आयोजन हुआ है, वहां पर इन्होंने अपना सुपर 30 खिताब जीता है और इनके द्वारा मलेशिया की गो जिन वेई को हराया गया है। तो ये क्या बनी है इसमें? विजेता बनी है देविका सिहाग, ठीक है। जबकि उप विजेता कौन है? तो उप विजेता है जी मलेशियाई खिलाड़ी जिनका नाम है गो जिन वेई। तो गो जिन वेई, और ये मलेशियाई खिलाड़ी हैं जो उप विजेता बनी है और ये इनका 300वां सुपर 30 खिताब है। ये अपने को ध्यान रखना है। बेसिकली गो जिन वेई के जो है चोट लगने के कारण वो मैच से रिटायर हो गई थी, उसके बाद इन्हें विजेता घोषित किया गया था। तो इनको बीच में ही जाना पड़ा, इसलिए ये विजेता हो गई। वैसे जो है ये उपलब्धि जीतने वाली देविका सिहाग तीसरी भारतीय महिला एकल खिलाड़ी है। एक बार साइना नेहवाल ने जीता था और एक बार पीवी संधू के द्वारा भी ये जीता गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई राइफल व पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी एरिना स्टेडियम, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो किसमें किया गया है जी? बताइए फटाफट। देखो थोड़ा थोड़ा जो है ना, आप कॉन्सेप्ट को भी पकड़ते चले, जिससे कुछ चीजें आपको याद रह जाएगी, ठीक है जी। तो जैसे मैं बात करूं इसकी, तो जो एशियन राइफल है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप है, इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था 2 से लेके 14 फरवरी को। तो 2 से लेके 14 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। कहां पर? तो करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। और ये डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो कई सारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने यहाँ पर पदक भी जीते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एक ध्यान रखना आपको, रुद्राक्ष पाटिल, ठीक है, रुद्राक्ष पाटिल, इन्होंने इसमें क्या जीता है जी? स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल यहाँ पर इनके द्वारा जीता गया है। सम्राट राणा और सुरुचि सिंह, तो सम्राट राणा, सुरुचि सिंह ये राइफल यानी शूटिंग के खिलाड़ी हैं, इनको भी ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है रजत जीता है मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड में इनके द्वारा रजत पदक यहाँ पर जीता गया है। जबकि ईशा सिंह जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ईशा सिंह ने क्या जीता है जी? गोल्ड पदक जीता है। तो इन खिलाड़ियों से पूछा जा सकता है किस खेल के हैं, तो ध्यान रखना शूटिंग के हैं। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो अपने भारत, इसमें कुल जो है 17 देश भाग ले रहे हैं और नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। अलग अलग इवेंट्स हैं और जो है इसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान किसका है इसमें? भारत का प्रथम स्थान है जी, भारत का प्रथम स्थान प्राप्त किया है भारत ने। और भारत में जो है कुल 99 पदक यहाँ जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भाई कुल 99 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। 99 में अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो वो कितने हैं? 50 गोल्ड है, 50 सिल्वर है, 26 और जो ब्रॉन्ज है वो कितने हैं जी? 23। तो टोटल जो है 89 पदक भारत के द्वारा यहाँ अपने नाम किए गए हैं। अगला प्रश्न है जी, हाल ही में किसने मिया 200
नामक चिप लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, निविडिया और आईबीएम। तो भाई ये एक विशेष प्रकार की चिप है जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एआई चिप है, तो ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और ये क्या है? एक एआई चिप है, एआई चिप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो एआई में जवाब निकलवाने के लिए खास तौर पे इसको बनाया गया है, जिससे ये इंसान की तरह सोचे, उसका तरह दिमाग करे। चैट जीपीटी की जो है अभी अपन जो उस पर डिपेंड रहे हैं उसको काफी अच्छी है ये। मिया 200 जो है चैट जीपीटी का एक तरीके से दिमाग कहा जा सकता है। हमने भी एक की थी, याद है, चिप विक्रम, तो याद आई थोड़ी, विक्रम दुर्व। तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप, तो ध्यान रखना विक्रम 32 भारत के द्वारा भी की गई थी। विक्रम 32 ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर चिप है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है विक्रम 32 जो कि 32 बिट की है। ठीक है, एक तो इसको ध्यान रखना। एक ध्यान रखना हमारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64, ध्रुव 64। और ध्रुव 64 क्या है? हमारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। ये चिप नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर ही है। तो माइक्रो प्रोसेसर है जी, चिप नाम ध्यान रखना चिप का है विक्रम 32 जो कि 32 बिट की है, जबकि ध्रुव 64 जो है वो हमारा क्या है जी? एक माइक्रो प्रोसेसर है जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया। भाई नरवाल क्या है? तो एक पनडुब्बी, ठीक है। तो पहली पनडुब्बी है किसकी? ताइवान की। तो ध्यान रखना ताइवान की स्वदेशी रूप से विकसित पहली पनडुब्बी है, पहली पनडुब्बी है। तो स्वदेशी रूप से विकसित जो है ताइवान की पहली पनडुब्बी है। और ये इसका जो परीक्षण है वो जनवरी 2026 में किया गया था कोहशुंग तट से। तो कोहशुंग तट से परीक्षण किया गया। और ये क्या काम आएगी भैया? चीन के विरुद्ध। तो चीन के विरुद्ध ये काम में लेगा, क्योंकि ताइवान और चीन को लेके हमेशा सीमा विवाद रहते हैं, तो उसके लिए इसे बनाया गया है। नाम है जी नारवाल, और इसका नाम एक और ध्यान रखना है हाईकुन। इसी को हाईकुन भी कहा जाता है, हाईकुन भी इसी को कहा जाता है। ताइवान के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अगला है जी, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तारिक रहमान, मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना और शफीकुर रहमान। तो भाई ये नियुक्ति वाले जो इंटरनेशनल के प्रश्न होते हैं उनमें से हमें ध्यान रखना है कि कौन सी जो है आपका किसने अभी शपथ ली है। एक और मिसाइल, जब मिसाइल की बात चल रही है तो ध्यान रखना हैमर मिसाइल जो है हम फ्रांस से आयात कर रहे हैं। ठीक है, तो हैमर मिसाइल का इस्तेमाल जो है राफेल फाइटर जेट में किया जा रहा है। हैमर मिसाइल और ये जो है फ्रांस से आयात की जा रही है, फ्रांस से आयात की जा रही है। तो फ्रांस से आयात कर रहे हैं हम हैमर मिसाइल का इस्तेमाल, जो राफेल फाइटर जेट है उसमें किया जा रहा है। और हैमर का मतलब है हाईली एजल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यानी फुर्तीला मॉड्यूलर युद्ध सामग्री का लिए उपकरण। और ये जो है भारत में बनने से भारतीय वायुसेना को बहुत इजी हो जाएगा। तो हैमर मिसाइल ध्यान रखना फ्रांस से ली जा रही है। अगर हम मिसाइलों की बात करें तो यहाँ पर एक और ध्यान रखना, खोरशम शहर फूल, ये जो है ये भी क्या है जी? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। किसकी? ईरान की। तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम खेइबर भी है, तो इसी को खेइबर भी कहते हैं। और ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये दो मिसाइल और ध्यान रखना, हैमर और एक है जी खेइबर। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अभी अभी शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। और तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है,
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है, पार्टी से है। कौन जी? आपके तारिक रहमान। और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस खान के नेतृत्व वाली जो सरकार थी वो है ना हट गई थी, और उसके बाद जो है तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री भी बनाए गए हैं। इसके अलावा भी कई और राजनीतिक नियुक्तियां हुई है, जैसे मैं बोलूं बारबाडोस में, तो बारबाडोस जो जगह है बारबाडोस में भी नए प्रधानमंत्री बनी है मिया एमोर मोतले। मिया एमोर मोतले महिला है, एमोर मोतले, और जो है ये तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनी है। तो ये ध्यान रखना, बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया एमोर मोतले। ठीक है, तो मिया एमोर मोतले, क्योंकि बारबाडोस में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। इसके अलावा एक और देश ध्यान रखना, और वो है जी आपका पेरू। तो पेरू के जो राष्ट्रपति थे उनको पद से हटा दिया गया है। तो पेरू के राष्ट्रपति जी, इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना जॉर्ज जेरी। तो जॉर्ज जेरी जो थे इनको पद से हटा दिया गया है। जॉर्ज जेरी को पद से हटा दिया गया है, पद से हटा दिया गया है। तो जॉर्ज जेरी का संबंध किससे है? पेरू देश के ये क्या थे जी? राष्ट्रपति थे। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राव जेटन। तो नीदरलैंड के ध्यान रखना राव जेटन, राव जेटन, राव जेटन, ये नीदरलैंड के बने। अगला प्रश्न है, जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? यूरिको कोइके, सनाई ताकाइची, सेइको नोदा और मोकिको तनाका। तो भाई जो है जापान में फिर से महिला जो है राष्ट्रपति है वो चुनी गई है, सॉरी महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। ये ध्यान रखना कौन है जी? सनाया ताकाइची। सनाया ताकाइची जो है वो 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी 2026 को भारी बहुमत से जीती है और इन्होंने अपनी सरकार बना ली है। ये जापान की पहली प्रधानमंत्री भी बनी थी अक्टूबर 2025 में। तो अक्टूबर 2025 में ये बनी थी। इनकी पार्टी है जी LDP, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की ये नेता है और ये बनी है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अक्टूबर 2025 में। ठीक है, उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ, फिर में इन्होंने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया और परफॉर्म करके जो है ये बनी है जी दोबारा प्रधानमंत्री। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। थाईलैंड में भी चुनाव हुए थे और थाईलैंड में भी ध्यान रखना बुजदेई थाई पार्टी जो है वो जीती थी और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने थी अनुतिन चारनावीराकोल। तो अनुतिन चारनावीराकोल जो है वो थाईलैंड में क्या बनी है जी? प्रधानमंत्री बनी है। तो सही आंसर है सनाए ताकाउची। अगला प्रश्न है, हाल ही में WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? RCB, DC, MI और GG। भाई WPL क्या है? तो ध्यान रखना वुमेन प्रीमियर लीग। कौन है जी? तो आप ध्यान रखना वुमेन प्रीमियर लीग। वर्ल्ड प्रीमियर लीग नहीं है, वुमेन प्रीमियर लीग है 2026। अगर हम बात करें इसके विजेता की, तो विजेता कौन बना है जी? तो ध्यान रखना इसकी विजेता टीम बनी है आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो विजेता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिन्हें RCB भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि उपविजेता कौन बनी है? दिल्ली कैपिटल्स। उपविजेता बनी है दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स, कैपिटल्स। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो क्या बनी है जी?
इसकी उपविजेता बनी है। फाइनल में ये 6 विकेट से जीत गई थी। हाँ, आरसीबी की जो कप्तान है वो ध्यान रखने ना कौन है, तो इसकी कप्तान है स्मृति मंथाना। स्मृति मंथाना ये इसकी क्या है जी, कप्तान है। पर्पल कैप जो है वो मिली है सोफी डिवाइन को, ऑरेंज कैप मिली है स्मृति मंथाना को। प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी है जी स्मृति मंथाना। तो सही आंसर क्या है, आरसीबी। अगला प्रश्न है, चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। भैया इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना 31 जनवरी को, कब, 31 जनवरी 2026 को एक एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की गई एसबीआई के द्वारा। वो क्या है, चक्रा। चक्रा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सनराइज सेक्टर्स। तो एसबीआई के द्वारा चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सनराइज सेक्टर्स। सनराइज सेक्टर्स, सनराइज सेक्टर भैया जो अभी ज्यादा तीव्र वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, जैसे और ज्यादा विकास की संभावनाएं हैं, उन्हें सनराइज सेक्टर कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन वाले क्षेत्र, ये सब क्या कहलाते हैं जी आपके, तो ये कहलाते हैं आपके सनराइज सेक्टर। और इसके सनराइज सेक्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी आधारित कार्यों के लिए ये चक्रा को आयोजित किया गया है। तो चक्रा ध्यान रखना, चक्रा पूछा जा सकता है। तो चक्रा का संबंध जो है वो किससे है, तो एसबीआई का है और इसका संबंध सनराइज सेक्टर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रविदास, गुरु भगत सिंह और महाराजा रणजीत सिंह। तो भाई नाम बदलने में तो एक्सपर्ट है हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी। और प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा जो है, जो जालंधर का, पंजाब के भी कहां पर है, जालंधर में है। जालंधर में ये जो हवाई अड्डा है इसका नाम रविदास हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो इसका नाम अब हो गया है रविदास हवाई अड्डा, ठीक है। तो जो हमारे भक्ति आंदोलन के एक संत थे, गुरु थे रविदास जी महाराज, उनके नाम पर आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। और इनकी जो जयंती है वो 1 फरवरी 2026 को मनाई गई थी, इसीलिए इसी दिन इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। तो देखिए वित्तीय स्वायत्ता के आधार पर, वित्तीय स्वायत्ता के आधार पर जो भी पीएसयूज होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। उपक्रमों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। 3 वर्ग कौन से हैं? एक तो है महारत्न, एक है नवरत्न और एक होता है मिनी रत्न। फिर जो मिनी रत्न है उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 1 या 2 या ए और बी, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है ध्यान रखना, यंत्र इंडिया को कौन सी कैटेगरी में, मिनी रत्न 1 कैटेगरी के तहत क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है। यंत्र इंडिया रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को नाम दिया है। इसका मतलब क्या है, मिनी रत्न का मतलब कि भैया ये जो है बिना किसी सरकारी अनुमति के, इसका मतलब है 500 करोड़ रुपए बिना अनुमति के, बिना सरकारी अनुमति के ये खर्च कर सकती है। इसको 500 करोड़ के लिए कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और यंत्र इंडिया कहां पर है, तो नागपुर की एक संस्था है। अभी जो है नवरत्न में टोटल 27 हो चुके हैं, जबकि महारत्ना में जो है 17 हो चुके हैं। तो महारत्ना 17 है और ये कितने हैं जी, 27 हैं। 17वां जो बना था वो हॉल को बनाया गया था, जबकि नवरत्न में 27वां अपने को ध्यान रखना है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को ये दर्जा दिया गया था। तो सारे फैक्ट ध्यान रखना है, इसलिए बेसिक चीज भी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो बेसिक भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से कौन 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है?
अंकिता रैना, करमन कौर थांडी, पीवी सिंधु, ऋतुजा भोसले। तो भाई ध्यान रखना, ऋतुजा भोसले नहीं है, ये है जी पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु जो है वो हमने पढ़ा था PWF, एथलीट आयोग की भी अध्यक्ष बन गई है, एथलीट आयोग की अध्यक्ष भी बनी है। जनवरी के करंट अफेयर में मैंने आपको ये वैसे भी पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार और ध्यान रख लेना। और इन्हें जो है एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था 3 सालों के लिए, 2026 से लेके 2029 तक के लिए, ठीक है। और इनके द्वारा जो है 10वीं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो है उस मुकाबले में ये ऐसा करने वाली दुनिया की 6ठी प्लेयर बन चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये शटलर है, इनसे पूछा जा सकता है कौन से खेल की संबंध है इनका, बैडमिंटन से। तो इनका संबंध है जी बैडमिंटन से, बैडमिंटन की ये खिलाड़ी है। इसके अलावा एक साइना नेहवाल को भी ध्यान रख लेना, क्योंकि साइना नेहवाल ने जो है अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया है। तो अंतरराष्ट्रीय करियर से साइना नेहवाल ने संन्यास ले लिया है, और ये भी बैडमिंटन की ही खिलाड़ी है साइना नेहवाल। तो इनके द्वारा इससे अभी क्या कर लिया गया है, संन्यास ले लिया गया है। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जो है ऐसा करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है। तो पहली तो भारतीय शटलर, जबकि दुनिया की 6ठी प्लेयर बन गई है। तो दुनिया की 6ठी प्लेयर, दुनिया की 6ठी प्लेयर या खिलाड़ी बन गई है, ठीक। अगला प्रश्न है, रुद्र सहस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन भावना कस्तूरी, कैप्टन हंसा शर्मा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन तानिया शेरगिल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिलाओं से संबंधित, सेना से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो भारतीय सेना की पहली महिला पायलट है जिन्होंने रुद्र सशक्त हेलीकॉप्टर उड़ाया है, हंसा शर्मा। और इनके द्वारा रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर, जिसमें शस्त्र भी है, हेलीकॉप्टर की कॉप्टर उड़ाने वाली महिला पायलट बन गई है, पहली महिला पायलट बनी है जी हंसा शर्मा, ठीक। तो हंसा शर्मा के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग ली थी, और ट्रेनिंग के बाद इन्हें सिल्वर चीता ट्रॉफी भी मिली थी। तो इनको मिली है ट्रॉफी, सिल्वर चीता ट्रॉफी। तो सिल्वर चीता ट्रॉफी भी इनको मिली है। तो भैया शत शत नमन है ऐसी महिलाओं को जो अपनी पारिवारिक फैमिली, इनकी भी फैमिली है, इनके भी सब है, उसके बाद भी ये इस तरीके की जिम्मेवारी उठाती हैं, इतने मुकाम पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो 27 साल की उम्र में मात्र ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। तो भारतीय महिलाओं के जज्बे को सलाम है जी, है ना। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल करने हेतु नामांकन जमा किया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, अजंता की गुफाएं, नालंदा विश्वविद्यालय। भाई यूनेस्को की जो है एक स्थायी सूची होती है और एक अस्थायी सूची होती है, ठीक है। और स्थायी और अस्थायी जो सूची होती है उसमें हमारी तरफ से एंट्रीज जाती हैं, और ये जो एंट्रीज आती हैं उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नॉमिनेशन करते हैं। तो इस साल जो है मेघालय के लिविंग ब्रिज रूट, ठीक है, जिसे हमें जिकी इंग भी कहा जाता है, जिकी इंज ब्रिज, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखना, जिंग की इंग जो ब्रिज है, इंग ब्रिज जो है वो भी कहा जाता है। इसको अभी नॉमिनेट किया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल हो जाएगी। बेसिकली क्या है, ये एक लिविंग मतलब जीवित जड़ पुल है, यानी पेड़ की जड़ों से, रबड़ की पेड़ की जड़ों से बनाया गया पुल है। तो ये जीवित जड़ पुल है जो रबड़ की पेड़ की जड़ों से बनाया गया है, जड़ों से बनाया गया पुल है, इसीलिए इसे कहते हैं जी लिविंग
रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज यानी जो जीवित रूट्स होती हैं उनके माध्यम से इसे बनाया जाता है। इसमें जो है काफी मजबूत होती है, इवन पानी के बहाव का भी ये सामना करने में सक्षम है। और मेघालय के 70 से अधिक गांवों में ये फैला हुआ है। एक इकोसिस्टम इसके द्वारा डेवलप किया जाता है। तो इसको अभी जो है नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए भारत द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 आर्द्र भूमि को नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। चिल्का झील, लोकटक झील, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा, छारी डांड कच्छ, केवलादेव सांबर, वुलर व अष्टमुडी। तो देखो जितने भी रामसर स्थल है ना उनको ध्यान रखना। और अभी हाल ही में जो है आपके 31 जनवरी 2025 को 2 नए रामसर साइट बने हैं, 2 नए रामसर साइट्स जो हैं वो घोषित किए गए हैं, घोषित किए गए हैं। भाई 2 रामसर साइट कौन से हैं? तो एक तो ध्यान रखना एटना पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, एटना नहीं है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो पहला है पटना पक्षी अभ्यारण्य, कहां पर है? एटा जिले में। ठीक है, एटा जिले में है, यूपी में। तो नाम से मत सोचना कि पटना है तो यूपी में है, ये ध्यान रखना। ये वैसे जो है यूपी का 11वां है, यूपी का 11वां रामसर स्थल है, रामसर स्थल है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जी छारी डांड। ठीक है, तो दूसरा है छारी डांड, ठीक है, अभ्यारण्य। ये कहां पर है? कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, तो कच्छ गुजरात में है, गुजरात का 5वां है, गुजरात का 5वां है। जबकि हम बोले कुल कितने हो गए भारत में अब तक, तो भारत में कुल कितने हैं, मैं बात कर रही हूं सिर्फ जनवरी तक, कुल हो गए 98। तो जनवरी तक 98 है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो भारत में रामसर स्थल जो है वो बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ध्यान रखना हमारा वाला भी, इसके बाद भी 96 वाला राजस्थान का है। तो 96 नंबर का है जी हमारी सिलीसेट झील, सिलीसेट झील, ये अलवर में है और ये 96 नंबर की है। तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये हमें ध्यान रखना है। वैसे आंसर पटना अभ्यारण्य और छारी डांड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। 97 ये हो गया, 98 वाला ये हो गया, 96 अपना है जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास किन 2 बलों के बीच, बलों नहीं बलों के बीच आयोजित किया गया? भारतीय सेना सीआरपीएफ, भारतीय सेना बीएसएफ, भारतीय सेना असम राइफल, भारतीय सेना आईटीबीपी। तो अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास, और अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया था जी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। 6 दिवसीय अभ्यास है, 6 दिवसीय अभ्यास का आयोजन इसके तहत किया गया है और इसमें 2 सेनाएं शामिल हैं। एक ध्यान रखना आपके ईस्ट सियांग जिले में कब किया गया था? तो 19 से 24 फरवरी 2026 में। और यहां पर ईस्ट सियांग जिला है, ईस्ट सियांग जिले में इसका आयोजन किया गया है। किसके बीच में? भारतीय सेना व आईटीबीपी के मध्य ये आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य था कि ज्यादा ऊंचाई वाले जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर फायरिंग या जो युद्ध क्षमता है या जो वो युद्ध के समय कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप यहाँ पर किया जा सके, उसके लिए ये आईटीबीपी और इसके द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, आईटीबीपी ध्यान रखना क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है जिसको हम कहते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, और इसका आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में किया गया है। इसका बाद में दूसरा फेज भी हुआ था और दूसरा फेज जो है वो ध्यान रखना है वो कहां पर आयोजित किया गया था। हाँ, तो ये जनवरी में आयोजित किया गया, 24 जनवरी।
फरवरी में नहीं है, ये जनवरी में है, ध्यान रखना। तो भारतीय सेना आईटीबीपी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत से किसी ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? आनंदी गोपाल जोशी, रुबल नागी, कल्पना चावला, सुधा मूर्ति। तो ये जो पुरस्कार है वो टीचिंग क्षेत्र का पुरस्कार है जो मिला है भारतीय शिक्षिका रुबल नागी को। तो रुबल नागी को मिला है ग्लोबल टीचर का प्राइज। और ये जो अवार्ड है वो जेम्स एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यूनेस्को के सहयोग से वार्की फाउंडेशन, तो वार्की फाउंडेशन और जेम्स एजुकेशन के द्वारा ये शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है, जो कि रुबल नागी को दिया जाता है। और रुबल नागी जो है उन्होंने 100 से अधिक निम्न आय वाले जो समुदाय हैं, जो 800 से ज्यादा गांव है, उनकी दीवारों पर ही क्या कर दिया जी, चित्रण कर दिया या टीचिंग बना दी, या जो इंटरेक्टिव लर्निंग इनको की गई थी, इन्हें लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग का प्राइज दिया गया है। यानी झोपड़ियों की दीवारों पर ही इन्होंने शैक्षणिक चित्र बना दिए जिससे बच्चे सीखे मैथ्स, साइंस, लिटरेचर आदि। तो इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, वार्की फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है और इसे एजुकेशन का नोबेल भी कहा जाता है। एजुकेशन का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना नोबेल नागी को। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, श्रीलंका। भाई इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो तो हमने जनवरी में पढ़ ली थी, याद आया? जनवरी में हमने इसकी पूरी डिटेल वगैरह पढ़ी थी। अगर हम बात करें ये किसने जीता है, तो ध्यान रखना इसके विजेता है जी भारत। विजेता है भारत, जबकि उप विजेता है इंग्लैंड। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड। तो विजेता और उप विजेता दोनों अपने को ध्यान रखना है। भारत ने जो है 6ठी बार ये खिताब जीता है, 6ठी बार खिताब जीता है। 6ठी बार भारत के द्वारा ये खिताब जीता गया है और जो है भारत के द्वारा जो है कुल अच्छे 100 रनों से इंग्लैंड को हराकर ये जीता गया है। और जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में फाइनल खेला गया था। फाइनल कहाँ खेला गया था? हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में खेला गया क्योंकि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था, तो इसलिए भैया पूछा जा सकता है। फाइनल में भारत का स्कोर 411 रन था, जबकि उप विजेता टीम जो थी उसके कितना था? 311 था। 100 रन से भारत जीत गई है। वैभव सूर्यवंशी ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया था। अगर हम बात करें भारतीय कप्तान कौन थे, ये पिछली बार मैंने क्वेश्चन में बता दिया था, आयुष महात्रे, जनवरी में हमने पढ़ लिया था। मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द मैच ये थे जी वैभव सूर्यवंशी, जिनको टीम में शामिल भी किया गया था। तो मैन ऑफ द मैच ये बने हैं। और टूर्नामेंट के सबसे अच्छे खिलाड़ी जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी ही बने हैं। तो वैभव सूर्यवंशी को ध्यान रखना, हर 2 साल में आयोजित होता है। इसमें जो है 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। 6 बार भारत जीत चुका है, 2000 में, 2008 में, 12 में, 18 में, 22 में और 2026 में। और ये हमने पहले ही बात कर ली थी पिछले वाले में। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? भारत। अगला प्रश्न है जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के अनुसार किस देश ने एक बार फिर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे। तो इंपॉर्टेंट है PCI, इसे कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। जारी कौन करता है? तो जारी करता है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपके सूचकांक में। इसमें ध्यान रखना है कि कुल देश, या हम बोले कि शीर्ष स्थान पर कौन रहा, कुल देश कितने रहे? तो कुल देश थे जी 182।
कुल देश कितने हैं? 182। प्रथम कौन रहा है? प्रथम स्थान किसको मिला है? तो प्रथम स्थान पे रहा है जी डेनमार्क, और 8वीं बार। तो डेनमार्क रहा है 8वीं बार, लगातार 8वीं बार। और स्टेटमेंट में इस तरीके के प्रश्न जो है, मतलब स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि चीन स्टेटमेंट तो 8वीं बार जो है शीर्ष पे रहा है। उसके बाद कौन है? फिनलैंड और सिंगापुर। तो दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है सिंगापुर। तीसरा स्थान किसका है जी? सिंगापुर का। सिंगापुर का जो है तीसरा स्थान है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा भारत का, कि भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है जी, ये हमें याद होना चाहिए, भारत का स्थान है जी 91वां। तो 91वां जो स्थान है वो भारत का है, और भारत ने इस सूचकांक में 39 कुल अंक प्राप्त किए हैं। तो भारत के द्वारा जो है 39 अंक यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। 39 अंक भारत ने प्राप्त किए हैं। अगर हम बोले कि अंतिम स्थान पर कौन है, तो अंतिम स्थान पर आपको ध्यान रखना है, एक सोमालिया और दक्षिण सूडान। तो दक्षिण सूडान और सोमालिया, दक्षिण सूडान और सोमालिया। तो ये पूरा इंडेक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो भाई डेनमार्क जो है वो आपके टॉप पर है, और आज नहीं पिछले 8 साल से टॉप पर है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो द्वारा चुने गए लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? मार्स, मुटल, लूनार क्रेटर, एल्डिन प्लैनेट, चंद्र नमूना क्षेत्र। तो भाई क्या है? फटाफट बताइए जी। आंसर सबको पता ही है वैसे भी, है ना? तो चलो बता देते हैं। हाँ जी, फटाफट बताइए। बिल्कुल, हाँ जी, हमने पहले भी पढ़ा था कि चंद्रयान मिशन जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आगामी चंद्र मिशन है। ये क्या है? हमारा आगामी चंद्र मिशन है, चंद्र मिशन है। और इसके लिए हमने लैंडिंग स्थल के रूप में मॉर्स-मुटन को डिसाइड किया है कि मॉर्स-मुटन जो क्षेत्र है वो हमारा लैंडिंग केंद्र होगा, और ये जो लैंडिंग केंद्र है वो आपके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास होगा। ये दक्षिणी ध्रुव के पास होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास होगा। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो है उसके पास होने वाला है। और यहाँ पर 4 लैंडिंग जो स्थल है, MM1, MM3, MM4 और MM5 का जो है मूल्यांकन किया गया है। ये जो चंद्र मिशन है वो उसके माध्यम से भारत का पहला चंद्र नमूना जो है लूनर के द्वारा होगा, यानी जो है चंद्रमा से नमूना लेकर पृथ्वी पर वापस आने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है कि ऐसा नहीं सिर्फ वहां जाएंगे, वहां जाके जो है हम लेकर भी आएंगे सैंपल सब। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इंडिया की लीडरशिप में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग जो है वो आयोजित की गई थी, और ध्यान रखना कहां पर? नई दिल्ली में। अब हमारे शेरपा कौन है भारत के? तो भारत के शेरपा है जी सुधाकर दलेला। तो भारत के शेरपा हैं, भारत के शेरपा हैं जी सुधाकर दलेला, सुधाकर दलेला। तो सुधाकर दलेला जो है वो भारत की ओर से शेरपा है, जो कि सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो उस पद पर कार्य करते हैं। और जो 18वीं ब्रिक्स समिट 2026 है वो भारत में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो भारत ने जो है 13 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली है। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की जा रही है, अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। और ये जो है 13 जनवरी को भारत के द्वारा शुरू की गई थी, मतलब अध्यक्षता संभाली गई थी। उसके बाद नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन भी किया गया था। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और 2012 में कर चुका है, 16 में कर चुका है, 21 में कर चुका है, 26 में कर रहा है। ब्रिक्स आपको पता ही है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसके अलावा भी अन्य देशों के
यानी कुल मिला के 11 देशों का एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार, अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन के सहयोग बढ़ाने के लिए काम करता है। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सब हमने आईआर में पढ़ रखा है। अगला प्रश्न है जी, प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, गांधीनगर। तो प्लास्ट इंडिया जो आपकी एग्जीबिशन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो एग्जीबिशन का आयोजन 5 से 10 फरवरी 2026 को दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। तो ध्यान रखना, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। किसका जी? इंडिया प्लास्ट का दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक एग्जीबिशन यही है और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा आयोजित की जा रही है। थीम क्या है जी? भारत नेक्स्ट इसकी थीम रखी गई है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बस इतना भी ध्यान रख लोगे तो काम चल जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग एडलरी बजट यानी बुजुर्गों के लिए विशेष बजट की घोषणा की है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। और भाई इस प्रकार का इनिशिएटिव तो एक पढ़ा लिखा राज्य ही कर सकता है और वो कौन है जी? केरल। तो केरल के द्वारा 2026-27 में वरिष्ठ या वृद्ध जनों के लिए विशेष बजट रखा गया है। जैसे हरित बजट होता है, जेंडर बजट होता है, कृषि बजट होता है, इसी तरीके से भाई केरल के द्वारा अलग से वरिष्ठ जनों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। और ये जो है कुल बजट का 19% है। ये भी अपने को ध्यान रखना। 50 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पाद या जो सेवाएं हैं उन पर आधारित अर्थव्यवस्था को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। केरल की बात करें तो केरल की पहली पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित जज कौन बनी है? तो केरल की पहली पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित महिला जज है, वो कौन बनी है? तो ध्यान रखना, ये है जी थनाया नाथन सी। ठीक है, तो थनाया नाथन सी। ठीक है, नाम ऐसे ही होते हैं केरला में, मैं कुछ नहीं कर सकती। 24 साल की वकील है और इन्होंने जो है केरला जुडिशियल सर्विस एग्जाम जो है वो दिव्यांग कैटेगरी से प्रथम स्थान से पास कर लिया है। तो ये अचीवमेंट भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जी, हाल ही में अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप से, चांदीपुर उड़ीसा एकीकृत रेंज से, ठीक है, तो चांदीपुर उड़ीसा एकीकृत रेंज से, ठीक है, पोखरण से और बालासोर से। तो ध्यान रखना, चांदीपुर उड़ीसा पोखरण रेंज से जो है ये किया गया है। और जो है चांदीपुर उड़ीसा के भी आपको ध्यान रखना है एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से। तो एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से, परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। और कब किया गया है? तो ध्यान रखना 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी को अग्नि 5 भी हमने पढ़ी थी, है ना? तो 6 फरवरी को जो है इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। अग्नि 3 की बात करें तो ये क्या है? परमाणु क्षमता से युक्त बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया गया है। तो ध्यान रखना, मध्यवर्ती दूरी की परमाणु क्षमता से युक्त बैलिस्टिक मिसाइल है। नाम है जी अग्नि 3। और इसे जो है मोबाइल जो लॉन्चर है उनसे भी लॉन्च किया जाएगा। सतह से सतह में मार करने में सक्षम होती है अग्नि 3। क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखना, मारक क्षमता है जी 3000 से लेके 3500 किलोमीटर इसकी क्षमता है। और ये भी ध्यान रखना, ये जो आपकी अग्नि 3 है
वो आपकी क्या है जी, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो 1.5 टन जो वजन है उसको भी ये उठा सकती है, इसे सटीक मार किया जा सकता है और ये जो है मोबाइल से भी लॉन्च की जा सकती है। तो सही आंसर क्या है, चांदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सत्य पोर्टल लॉन्च किया है? लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। सत्य पोर्टल, सत्य पोर्टल क्या है? तो ध्यान रखना, STQ लैब ऑटोमेशन पोर्टल। तो STQA जो है वो आपको ध्यान रखना है, STUC लैब ऑटोमेशन पोर्टल है, लैब ऑटोमेशन पोर्टल है। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालित, ठीक है। तो ये एक पोर्टल है जो बेसिकली क्या करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए काम करेगा। यानी जो है इसके द्वारा STQC क्या है, तो स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, यानी मानक परीक्षण व क्वालिटी प्रमाणन। तो इसका नाम है मानक परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन। गुणवत्ता प्रमाणन, गुणवत्ता प्रमाणन के लिए ये काम करेगी, उसको और भी अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाएगी। और ये जो है इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं या इलेक्ट्रिक IT प्रोडक्ट्स है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, इनकी जांच की जाएगी और उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा सत्य पोर्टल के माध्यम से। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि। तो मिलान जो अभ्यास है वो अपने को ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जिसका आयोजन कब किया जा रहा है? तो 19 से 26 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम से, विशाखापट्टनम से, विशाखापट्टनम से इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो है बहुपक्षीय है, यानी 55+ जो देश है उसको भाग लेंगे, यानी उनकी जो नौसेना है वो इसके अंतर्गत भाग लेने वाली है। उद्देश्य क्या है कि भाई जो नौसेना के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सहयोग आदि को बढ़ावा देना। तो काफी सारे जो देश हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। कब से ध्यान रखना? तो 19 से लेके 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश कहाँ, सॉरी विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आयोजन जो है 19 से 25 फरवरी को किया जाएगा। तो विशाखापट्टनम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे आदित्य पांड्या किस क्षेत्र से संबंधित है? एथलीट, अंतरिक्ष यात्री, क्रिकेटर, पारिस्थितिकीविद। तो भाई आदित्य पांड्या, एक तो सुधांशु पांडे अपने को ध्यान है, तो सुधांशु पांडे के साथ इनको भी ध्यान रखना, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट है। तो भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री है। तो इनका संबंध किससे है जी? अंतरिक्ष यात्रा से है। इन्होंने मून लाइक सिमुलेशन मिशन जो है उसे कंप्लीट किया है। तो इनके द्वारा मून लाइक सिमुलेशन मिशन को पूर्ण किया है, और पूर्ण किया है मतलब सफलतापूर्वक ही पूर्ण किया है। और इसका जो आयोजन है 1 से लेके 8 फरवरी तक गुजरात के धोलावीरा में किया गया था। और ये 1 से लेके 8 फरवरी 2026 तक धोलावीरा गुजरात में आयोजित किया गया था। धोलावीरा गुजरात में आयोजित किया था और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और ये क्या है जी? अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। और ये मिशन जो है आका स्पेस स्टूडियो द्वारा आयोजित किया गया था, जो स्पेस की ही इसरो की एक स्पेस ट्यूटर एजेंसी है जो कि स्पेस क्षेत्र के लिए
ट्रेनिंग देने का काम करती है। ठीक, अगला प्रश्न है 70th संतोष ट्रॉफी, 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? केरल, पंजाब, असम और सेवाएं। तो भाई सेवाओं के द्वारा जो है संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता गया है और सेवाओं ने जो है ये 8वीं बार जीता है, 8वीं बार खिताब जीता है। 8वीं बार जो ये खिताब है वो इसके द्वारा जीता है। किसको हराया है? तो भाई उप विजेता टीम बनी है केरला, उप विजेता बनी है जी केरल की टीम। तो केरल की टीम यहाँ पर उप विजेता बनी है और विजेता टीम बनी है जी सर्विस की टीम। और यहाँ जो इसका फाइनल मुकाबला है वो असम में खेला गया था। तो असम में ये मुकाबला खेला गया है। अब संतोष ट्रॉफी ये तो पता हो कि मैडम किस क्षेत्र की है, तो भाई आपको ध्यान रखना क्रिकेट की घरेलू ट्रॉफी है। तो क्रिकेट की घरेलू ट्रॉफी है जिसका नाम है जी संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और हाँ जी इसको ध्यान रखना 1941 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी किसकी है? तो अच्छा सॉरी क्रिकेट की नहीं है जी, ये ध्यान रखना फुटबॉल की ट्रॉफी, फुटबॉल की ट्रॉफी, सॉरी जी सॉरी, है ना, फुटबॉल की ट्रॉफी है, सेवाओं ने जीती है। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई है? मोहन चारण मांझी, नवीन पटनायक, विश्वभूषण हरिचंदन और धर्मेंद्र प्रधान। दो किताबें हैं और ये जो दोनों किताबें हैं किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना ये दोनों किताबें लिखी गई है विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा। जबकि इनका विमोचन किसने किया था इन पुस्तकों का? तो इसका विमोचन किया गया है आपके जो सीएम है उड़ीसा के मोहन चरण मांझी के द्वारा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा, तो मोहन चरण मांझी के द्वारा किया गया है इसका विमोचन। और दो पुस्तकें हैं ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु, ये दोनों किताबें अपने को ध्यान रखनी है। एक और पुस्तक ध्यान रख लेना फरवरी में शशि थरूर की बुक है द सेग हु री इमेजिन हिंदुइज्म। द सेग देखो थोड़ा इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही ध्यान रख लेना, हु री इमेजिन हिंदुइज्म। ठीक है, तो आपको ये बुक थोड़ी सी ध्यान रख लेना। हिंदुइज्म जो है ये एम है, SUISM, हिंदुइज्म किसकी बुक है? तो इस बुक के लेखक है जी शशि थरूर जी, और शशि थरूर काफी चर्चा में रहते हैं तो इनकी पुस्तक से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है जी राजस्थान सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शिखर धवन, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो दिल्ली के हैं जी शिखर धवन और शिखर धवन को ही बनाया गया है दिल्ली खेल महाकुंभ का जो है ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जो एक पहल है जिसका नाम है दिल्ली खेल महाकुंभ, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कब से शुरू होगा? तो भाई ये 13 फरवरी से शुरू होगा, 13 फरवरी 2026 से ये खेल महाकुंभ शुरू होगा। ठीक है, और इसमें ग्राउंड लेवल पर जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की पहचान की जाएगी। अलग अलग जो है 16 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। शिखर धवन जो है इनका संबंध भी कहां से है? तो दिल्ली से ही है। अगला प्रश्न है भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2023-24। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इकोनॉमिक्स के लिए। और देखो हमने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है, तो आप ध्यान रखना कि अभी जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए एक बेस ईयर को बदलने की घोषणा की है। अभी वर्तमान में जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी
इन तीनों के लिए जो आधार वर्ष है वो क्या है जी? 2011-12। 2011-12 जो है वो इसके लिए आधार वर्ष रखा गया है। अब इसे बदलकर क्या करने की बात की जा रही है? तो 2022-23 इसे किया जाएगा और ये संशोधन की जो घोषणा है वो सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है कि भाई हम 2022-23 जो है आधार वर्ष इसको बनाएंगे और इसी के माध्यम से अब जीडीपी का मापन होगा। इससे पहले 2004-5 था, फिर 2011-12 हो गया, अब 2022-23 हो जाएगा और ये जो सारे प्रोविजन है अब वर्तमान में लागू हो चुके हैं। वर्तमान के लिए देखें तो भाई फरवरी 2026 से ये लागू हो गए हैं, तो फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं ये प्रोविजन। तो अब नया आधार वर्ष जो है अभी के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, आगे आने वाले जो एग्जाम है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे सब बजट में आधार वर्ष यही रखा गया है कैलकुलेशन में। अगली बार आपको ध्यान रखना है 2022-23 आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति बिटिया योजना, बेटी सम्मान योजना, महिला सशक्तिकरण योजना। तो भाई ध्यान रखना, लखपति बिटिया योजना और दिल्ली सरकार ने शुरू की है ये भाई लखपति बेटी, लखपति दीदी, बेटी और दीदी लखपति, ये सभी चल रहा है। तो ध्यान रखना योजना की जो घोषणा है वो किसने की है? तो घोषणा की गई है मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। योजना में क्या किया जाएगा? तो जन्म से लेके स्नातक की पढ़ाई तक वित्तीय सहायता देने का प्रोविजन इसमें किया गया है और कुल जो है 56,000 की सहायता इसके तहत दी जाएगी। तो जन्म से लेके स्नातक तक 56,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है, पात्र बेटियों को। और ये जो राशि है वो किस्तों में दी जाएगी, अलग अलग चरणों में दी जाएगी। उद्देश्य है कि भाई बेटियां जो है वो सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, अच्छी पढ़ाई वगैरह उनको मिल जाए। एक और पढ़ाई से रिलेटेड ही इवेंट है, इसका आंसर तो भी है, वो ध्यान रखना, पढ़ाई विद एआई, ठीक है, पहल। तो पढ़ाई विद एआई पहल किसने शुरू की है? पढ़ाई विद एआई पहल ये किसने शुरू की है? तो ये ध्यान रख लेना, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा पढ़ाई विद एआई पहल शुरू की गई है और इस पहल के तहत जो है आपको ध्यान रखना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से इसे तैयार किया है। 9 फरवरी 2026 को इस प्रोग्राम को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है जी, T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? डेविन ब्रेवो, सुनील नरीन, राशिद खान, इमरान ताहिर। तो राशिद खान इसका सही आंसर है और अफगानिस्तान के कैप्टन है राशिद खान। ये कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। जिनको नई क्रिकेट का शौक है उसको तो यही पता नहीं है कि ये किसके हैं, तो अफगानिस्तान के कैप्टन है राशिद खान और इन्होंने जो है कुल T20 की हिस्ट्री में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने जो है ये कारनामा जो है T20 वर्ल्ड कप के दौरान किया था, जिसमें यूएई के खिलाफ दिल्ली के अर्जुन जेटली स्टेडियम में खेल रहे थे। किसके विरुद्ध? यूएई के विरुद्ध। संयुक्त अरब अमीरात में जो है यूएई के विरुद्ध मैच में इन्होंने ये खिताब प्राप्त किया है। जो मैच था वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा था और इन्होंने कुल जो है 700 विकेट पूरे किए हैं। अगर मैच पूरा कर ले तो ध्यान रखना 518 मैचों में 700 विकेट लिए, 700 विकेट जो है इनके द्वारा लिए गए हैं। पहले जो है ये जो डेविन ब्रो थे
इनका एक रिकॉर्ड था और इनके द्वारा जो है हाईएस्ट विकेट लिए गए थे, कितने 631 विकेट। तो इनका जो है रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया और ये आ गए हैं जी पहले नंबर पर। अगला प्रश्न है जी, WHO ने किस भारतीय कंपनी के द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन NOPV2 को मंजूरी दी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जाइडस कैपिटला और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। पहली बात तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो नाम भी अपने को ध्यान रखना है कि ये क्या है, न्यू ऑरल पोलियो वैक्सीन है। नाम क्या है, न्यू ऑरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। तो किसके लिए है, तो ध्यान रखना ये पोलियो के लिए वैक्सीन है जिसका निर्माण जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो एक भारतीय कंपनी है। ये प्री क्वालिफिकेशन जो पूर्व मंजूरी या योग्यता है वो इसको दी गई है। इसका उद्देश्य है टाइप 2 पोलियो वायरस को खत्म करना है। तो जो टाइप 2 पोलियो वायरस है, वायरस को समाप्त करने के लिए इस वैक्सीन को काम में लिया जाएगा और ये इसके लिए इफेक्टिव भी होगी और इसके लिए जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हाँ, वैसे मैं बता दूं भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में ही, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भी हमें मिल चुका है। और जो है वर्ल्ड पोलियो दिवस हम हमेशा मनाते हैं जी अक्टूबर 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर भी ध्यान रख लेना जब हम वर्ल्ड पोलियो दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बायो एशिया 2026 समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। तो भाई हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था, कब? तो ध्यान रखना 17-18 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है, बायो एशिया समिट। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। 23वीं समिट है और तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा आयोजित ये एनुअल इंटरनेशनल समिट है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जो है जैव विज्ञान या जो हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी है उसके लिए आयोजित किया जाने वाला एक समिट है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जब टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी दोनों का हम मिला दें, यानी जब हम जैविक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, सेंसर्स, इन सब का यूज बढ़ा दे तो तब ये कहलाता है जी टेक बायो। और इसमें जो समिट थी उसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार किसे दिया गया है? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंथाना, शेफाली वर्मा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा हुई थी और स्पोर्ट्स अवार्ड की जो घोषणा है, स्पोर्ट्स अवार्ड की जो घोषणा है वो की गई थी कहां पर जी? दिल्ली में 26 फरवरी को। तो 16 फरवरी 2026 को दिल्ली में घोषणा की गई थी, नई दिल्ली में घोषणा की गई थी, नई दिल्ली में घोषणा की गई थी स्पोर्ट्स अवार्ड की। और जो स्पोर्ट्स अवार्ड है ये अवार्ड जो है इंडियन वुमेन प्लेयर्स को अलग अलग श्रेणी में दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? केवल इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, तो इंडियन वुमेन प्लेयर्स को ही दिए जाते हैं, प्लेयर्स को अलग अलग श्रेणी में दिए जाते हैं, अलग अलग श्रेणी में ये दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी जो श्रेणी है वो क्या है? इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो कौन बनी है? स्मृति मंथाना बनी है। और स्मृति मंथाना ने 2025 में 1703 इंटरनेशनल जो रन है वो बनाए थे, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है जी, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या रखा है?
गोदावरी, यमुना, मंदाकिनी और कृष्णा। तो ये क्या है जी, स्वदेशी क्रेडिट प्रशिक्षण जहाज है जिसपे ट्रेनिंग दी जाती है और इसको लॉन्च किया गया था चेन्नई से। और चेन्नई में कौन सी जगह से, तो कट्टुपल्ली। तो कट्टुपल्ली चेन्नई से एल&टी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो एल&टी जो कंपनी है उसके द्वारा इसे एल&टी शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया जी कृष्णा। और बेसिकली इसमें के माध्यम से भारतीय सेना के जो महिला और पुरुष कैडेट्स होते हैं उनको समुद्र में नेविगेशन, जो युद्ध कौशल है, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जहाज है, इसमें जो है 2000 से अधिक जो क्रेडिट्स है या जो ट्रेनीज है वो रहेंगे, उनके रहने वगैरह की सुविधा है। लगभग 60 दिन तक ये पूरे समुद्र में रह सकता है जहाज, और इसी दौरान यहाँ पर जो है ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कृष्णा इसका नाम रखा गया है। तो सही आंसर है कृष्णा। अगला प्रश्न है जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है, गोवा, असम, उड़ीसा इनमें से कोई नहीं। तो भाई कुमार भास्कर वर्मा सेतु ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी है जी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में निर्मित किया गया सेतु है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया गया है, नाम रखा है कुमार भास्कर वर्मा सेतु, और इसके माध्यम से जो गुवाहाटी है और नॉर्थ गुवाहाटी है उनको जोड़ा जाएगा। तो इसके माध्यम से गुवाहाटी व से नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो गुवाहाटी से लेके नॉर्थ गुवाहाटी वाला क्षेत्र है उसको जोड़ा जाएगा, और लगभग जो ये पुल है वो 1.24 किलोमीटर में बनेगा, जबकि टोटल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी है जो वो 8 किलोमीटर के लगभग इसके तहत रहेगी। और इसका उद्घाटन मोदी जी ने खुद किया था, क्योंकि भाई ये कहीं ना कहीं हमारा जो ईस्ट इंडिया है उसके लिए भी काम आएगा। एक ऑपरेशन स्ट्राइक्स भी ध्यान रखना, काफी चर्चा में है। तो भाई ये जो आपके जो बाघ वगैरह होते हैं इनको जंगलों में छोड़ा जाता है, उसके लिए हमने एक ऑपरेशन स्ट्राइक चलाया था। तो ऑपरेशन स्ट्राइक भी ध्यान रखना है, ये भी जो है पूर्वी घाट जो है गोदावरी के किनारे पे स्थित है। तो ऑपरेशन स्ट्राइक का संबंध किससे, ठीक है, ऑपरेशन स्ट्राइक। अगला प्रश्न है जी, भारत के तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ध्यान रख लेना, ये कौन है जी, भारत के स्टार एथलीट हैं तेजस्विन शंकर। और तेजस्विन शंकर जो है चीन के तियाजिन में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ध्यान रखना, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 आयोजन कहाँ किया गया इसका, तो तियानजिन चाइना में। तो आयोजन हुआ इसका तियानजिन चाइना में, तियानजिन चीन में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो ध्यान रखना कि स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रखा है किसने, तो हेप्टाथॉन इस स्पर्धा में वो है जी तेजस्विन शंकर। तो तेजस्विन शंकर ने चीन के तियानजिन, ठीक है, और तियानजिन में एक आयोजित की गई थी एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसकी हेप्टाथॉन में जो है कुल स्वर्ण पदक जीता है और अपने नाम एक रिकॉर्ड भी बनाया है। अब बोलेंगे मैम हेप्टाथॉन क्या है, तो हेप्टाथॉन का मतलब है कि 7 प्रतिस्पर्धा, हेप्टा का मतलब होता है 7 और ये होती है प्रतिस्पर्धाएं, तो 7 प्रतिस्पर्धाओं का
समूह। और जो 7 प्रतिस्पर्धाओं का समूह है इसे कहा जाता है जी हेप्टाथोन। कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं, जैसे 60 मीटर की दौड़, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ऊंची कूद, हाई जंप, ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। तो सातों को मिलाकर जो है इन्होंने ये पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक। इसलिए ध्यान रखना इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है और ऐसा करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है। क्लास का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? केरल, पश्चिमी बंगाल, असम और कर्नाटक। तो असम जो है, आपको ध्यान रखना है, असम के द्वारा वहां की जो चाय जनजातियां हैं, ठीक है, उनको द्वितीय श्रेणी की या प्रथम श्रेणी की जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें क्या दिया जाएगा जी? 3% का आरक्षण दिया जाएगा, ये असम के द्वारा। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल कहां बना है? तो भारत का पहला अंडर वाटर रेल कम रोड टनल, यानी रोड भी होगी और रेल भी होगी, ठीक है। तो रोड कम रेल या रेल कम रोड टनल जो है वो कहां बनाई जा रही है? तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये बनाई जा रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे तो भैया पानी के नीचे रोड भी होगी, रेल भी होगी, और भारत का पहला अंडर वाटर रेल कम रोड टनल ये बनाई जा रही है और इसको जो है मंजूरी अभी दे दी है। बाहर से जो दिखाई नहीं देगी, नदी के नीचे ही जो है ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा। भारत की पहली है, दुनिया की दूसरी ऐसी सुरंग है जो रेल और सड़क दोनों जो है नीचे होगी। लगभग 33 किलोमीटर की ये सड़क बनेगी। इसे ट्विंस ट्यूब भी कहा जाता है और ये असम के गोरखपुर को जो है वो नुमालीगढ़ से जोड़ेगी और इससे जो है वहां की यात्रा की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। एक ध्यान रखना, मधुमक्खी कॉरिडोर पहल, ठीक है, कि मधुमक्खी कॉरिडोर पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई? मधुमक्खी कॉरिडोर पहल तो NHAI के द्वारा, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ध्यान रखना, मधुमक्खी कॉरिडोर, कुछ नहीं है, मधुमक्खियां नहीं रखेगी, सड़क के किनारे ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, जिससे मधुमक्खियां अपना परागण कर सके, उसके लिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये मधुमक्खी कॉरिडोर है। ये थे जी हमारे फरवरी महीने के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विशेष रूप से सैन्य अभ्यास, सूचकांक और जो बुक्स है उनको ध्यान रख लीजिएगा जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू जी।